हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बिल्कुल ही बढ़िया हों, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले यूजीसी नेट पेपर 1 का रीसेंट जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले। बेसिकली सारे पूरा पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्ट डीआई, क्योंकि डीआई जो है वो हम अलग से क्लास में बनाऊंगी, वहाँ पर हम सारे के सारे डीआई को हम समझेंगे। लेकिन डीआई के अलावा, मैथ्स एंड डीआई के अलावा जितना भी पूरा पेपर है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विद कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके अपकमिंग एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए या फिर ये सेम क्वेश्चन कुछ अलग घुमा फिरा कर रिपीट होगा तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन समझाने वाली हूँ। ओके, तो चलिए फटाफट से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि आपने इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया है। क्लास कैसी लगी तो कॉमेंट करके नीचे बता देना क्लास देखने के बाद और साथ के साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के रिगार्डिंग आपको लेक्चर्स मिलते हैं। साथ के साथ यूजीसी नेट पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर की अगर आप प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाली थी जहाँ पर मैंने आपसे 2, 4, 5 क्वेश्चंस उस वीडियो में बेसिकली डिस्कस किए थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने वो चीज़ें डिस्कस की थी, तो वो जो क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनको मैं एट लास्ट में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चन से देख लेते हैं जहाँ से हमने बेसिकली जिनको देखा नहीं है, जिन क्वेश्चंस को हमने देखा नहीं है। ओके, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन इज दिस वन। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके जून के एग्जाम में पूछे गए हैं 2025 वाले। तो पहला क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आंसर भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया आपको लैंग्वेज कोड बताना है। अगर परफेक्ट हम लिखते हैं, परफेक्ट का आता है 73, परफेक्ट इज रिटन है 73, तो कॉम्पैक्ट क्या आएगा? कॉम्पैक्ट क्या आएगा? क्या 69 आएगा, 71, 75 या फिर 77 आएगा? देखो, इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर परफेक्ट आया कैसे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर होता है ABCD का फंडा। तो ABCDEFGH आपको कुछ इस तरीके से लिखना होता है, पूरी ABCD लिख दो। अब A यानी कि A 1 पर 1 है, B 2 है, C 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको देखना होता है कि कौन, D क्या है, D की पोजीशन 4 है, E की पोजीशन 5 है, F की पोजीशन 6 है। आपको पोजीशन सबकी यहाँ पर या तो एक साइड में आप लिख लो ABCD, जैसे ही आपको पेपर में शीट मिलती है सबसे पहले आप ये लिख दो, क्योंकि मैंने तो एग्जाम में अपना यही लिखा था सबसे पहले। तो सबसे पहले आप या तो ये लिख लो, सभी पोजीशन आप लिख लो, या तो फिर आप याद कर लो अगर आपको फटाफट से आंसर करने हैं। तो देखो यहाँ पर किया क्या है इन्होंने सबसे पहले हमें बताया परफेक्ट। तो परफेक्ट आया कैसे? P की पोजीशन 16 है, E की पोजीशन 5 है, R की पोजीशन 18 है, F की पोजीशन 6 है, E की पोजीशन है 5, C की पोजीशन है 3 एंड T की पोजीशन है 20। इन सबको जब ऐड कर दिया है तब जाकर बना है 73। अच्छा, इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या किया गया है, ऐड किया गया है, लेकिन सारी सिचुएशन में ऐड नहीं किया जाता है। अगर ये आपको खुद से अंदाज़ा लगाना है, अगर यहाँ पर 73 की जगह कुछ और नंबर आता है, नंबर अगर वो हंड्रेड्स में है या फिर वो थाउजेंड्स में है नंबर, तो वो आपको वहीं से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। तो आपको नंबर काउंटिंग से पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्लस किया गया है या फिर मल्टीप्लाई किया गया है, तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर गेम खेल लेना है। तो जब परफेक्ट हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर प्लस किया गया है, 73 बनना है, तो हमें कॉम्पैक्ट की C की पोजीशन हमें पता है 3 है, O की पोजीशन 15, M की पोजीशन आती है 13, P की पोजीशन 16, A की पोजीशन 1, C की पोजीशन 3, T की पोजीशन 20, और जब हम इन सभी को प्लस कर देंगे तो हमारा 71 आंसर आ जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट बनता है 71। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला जो क्वेश्चन रहता है, स्पेसिफिकली ये वाला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से कवर करना होता है। आई होप कि अगर इससे रिलेटेड आपके कोई नेक्स्ट क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे तो आपको पता चल पाएगा
जाएगा कि हाँ ये लग तो बहुत ईजी, लग तो डिफ़िकल्ट रहा है लेकिन इसको करना बहुत ही ईजी है। सिंपल हमें इनकी पोजीशन पता करनी होती है। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ कि जैसे कि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा, जैसे कि परफेक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ तो हमने प्लस किया और हमें पता चल गया कि 73 आया है। समटाइम्स ऐसा होता है क्रॉस कर दिया जाता है पोजीशन को। अगर जैसे कि यहाँ पर ई लिखा है तो ई जो है, ई की पोजीशन 6 रखी होगी और एफ की पोजीशन 5 रखी होगी। सी की पोजीशन के नीचे 4 रखा होगा, डी की पोजीशन के नीचे 3 रखा होगा। कई बार ऐसे क्रॉस भी कर दिया जाता है। तो इस तरीके के और क्वेश्चंस में लेकर आऊँगी, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको पता चल पाएगा कि हाँ कैसे कैसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 71 राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया रिसर्च से। रिसर्च से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो मैं पेपर सॉल्व करवा रही हूँ यहाँ से, रिसर्च से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बने थे इस बार। टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस बने तो थे लेकिन थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। रिसर्च से बात कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया रिसर्च मिसकंडक्ट इंक्लूड्स, यानी कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर रिसर्च क्या हो गई है, मिसकंडक्ट हो गई है, यानी कि उसके अंदर कोई गलती आ गई है। कोई गलती आ गई है तो वहाँ पर जो गलती आई है तो आखिर कौन कौन सी गलतियाँ हो सकती है। क्या डाटा फैब्रिकेशन हो सकता है? डाटा फैब्रिकेशन क्या होता है ये आपको पता नहीं होगा, जिसे हम डाटा निर्माण कहते हैं। तो डाटा फैब्रिकेशन हो सकता है। प्लेजरिज्म, जो कि नकल करते हैं उसे बोलते हैं। प्लेजरिज्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपके प्रीवियस ईयर बहुत बार इस प्लेजरिज्म से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, डाटा फॉल्सिफिकेशन आ गया, यानी कि हमने क्या किया है, हमने चोरी किया है डाटा। ठीक है, डिफरेंसेस इन ओपिनियन या फिर डाटा वैलिडेशन। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर बोलने की कोशिश क्या की गई है। ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं तो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर जो 3 कंसेप्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो हमारा डाटा वैलिडेशन आ जाता है। डाटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि डाटा क्या वैलिड है या फिर नहीं है वैलिड, यानी कि डाटा का सत्यापन की कितना सत्य है कितना असत्य है। तो वैलिड इनवैलिड होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैलिड है डाटा या फिर इनवैलिड है, इसे हम बोलते हैं डाटा वैलिडेशन। ओके, तो ये कंसेप्ट यहीं पर क्लियर। दूसरा, डिफरेंसेस इन ओपिनियन। अच्छा, रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च का मतलब होता है जैसे कि हम कोई रिसर्च कर रहे हैं कि कितने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बार आईफोन परचेज किया है, जो कि रिसेंटली अभी ओपन हुआ है, लॉन्च हुआ है। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईफोन 17 परचेज किया है। जब हम ये क्या कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करने के लिए हम क्या जाएंगे, हम लोगों से मिलेंगे, है ना। हम अब रिसर्च में भी डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी वाली रिसर्च यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है, मे बी एक पर्सन ऐसा है जो कि बोल रहा है कि अरे मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत अमीर हूँ, तो इसलिए मैंने अपना आईफोन 17 जो है वो मैंने खरीदा। दूसरा पर्सन कह रहा है कि मुझे तो आईफोन चाहिए था इसलिए मैंने ये खरीदा है फ़ोन, मैंने इसलिए परचेज़ किया है। तो यानी कि अगर हम ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि आईफोन को परचेज़ कर रहे हैं जस्ट टू शोकेस, यानी लोगों को दिखावा करने के लिए या फिर एक ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए, तो कितने ऐसे लोग हैं, तो वहाँ पर ओपिनियन जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। कोई बोलेगा कि मैं तो इसलिए ख़रीद रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए मैं आईफोन ख़रीद रहा हूँ। दूसरा बोलेगा कि मेरा मन कर रहा है, भले मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मुझे आईफोन चलाना है तो इसलिए मैं परचेज़ करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे दूसरों को दिखाना है कि मैं अमीर हूँ, भले मेरे पास पैसा नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है। तो ये जब हम एक रिसर्च कंडक्ट करें तो यहाँ पर जो ओपिनियंस है वो अलग हो सकते हैं, और एग्जैक्टली इसी को क्या बोला जाता है, डिफरेंसेस इन ओपिनियन। तो ये कोई भी यहाँ पर कोई भी फॉल्स या कोई भी डाटा यहाँ से इससे गलत नहीं होता है। तो यानी कि जब ओपिनियन अलग है, ओपिनियन में डिफरेंस होगा तो उससे डाटा गलत नहीं होगा। साथ के साथ अगर हम डाटा वैलिड है इनवैलिड है, इसमें भी क्या है, ये भी डाटा, ये भी रिसर्च मिसकंडक्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेजरिज्म इज राइट आंसर। यानी कि हम जब किसी के पूरे डाटा को, किसी ने रिसर्च की है, हमने उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया है,
हमने कॉपी पेस्ट कर दिया तो उसे हम प्लेजरिज्म कहते हैं। आपने रिसर्च किया और मैंने आपके ही डाटा को मैंने अपनी रिसर्च में कॉपी पेस्ट कर दिया। या फिर फॉर एग्जांपल आप इन फ्यूचर पीएचडी करते हो, पीएचडी में आप इनरोल होते हो, आप अपना रिसर्च वर्क लिखोगे तो आपने जो रिसर्च वर्क आपने किया है मैंने सेम वही कॉपी पेस्ट करके मैं पीएचडी करने जा रही हूँ, मैं पीएचडी करके बैठ गई। तो वो ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। वहाँ पर क्या आता है, आपके ऊपर प्लेजरिज्म लगा दिया जाता है, नकल करने का थप्पा लगा दिया जाता है। और ये भी, इसमें भी क्या है, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब डाटा फैब्रिकेशन क्या है, फॉल्सिफिकेशन क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ये तीन चीज़ें। जब भी रिसर्च क्या होगी, मिसकंडक्ट होगी, यानी रिसर्च में कुछ गलतियां पाई गई हैं या फिर रिसर्च गलत है, तो वो तीन कारणों की वजह से हो सकती है, प्लेजरिज्म की वजह से, फैब्रिकेशन की वजह से, या फिर फॉल्सिफिकेशन की वजह से। अच्छा, इनमें होता क्या है, मतलब क्या है, प्लेजरिज्म क्या होता है, नकल करके पूरा डाटा को कॉपी पेस्ट किया गया है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा हम बात करते हैं फॉल्सिफिकेशन का मतलब क्या होगा, यानी कि फॉल्स की हम बात कर रहे हैं, कुछ गलत तो किया होगा, फॉल्स फॉल्स हम बार बार देख रहे हैं। फॉल्सिफिकेशन में क्या होता है, मैन्युपुलेट करना। मैन्युपुलेट करना यानी कि जब डाटा कुछ और है लेकिन हमने मैन्युपुलेट कर दिया डाटा को, और जिससे कि जो डाटा, जो रिजल्ट आ रहा है, एक्चुअल जो रिजल्ट आना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक्चुअल ये रिजल्ट आना चाहिए था कि आईफोन परचेज करने वाले, आईफोन 17 जिन्होंने परचेज किया है, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि बिलो 17 हैं, बेसिकली बिलो 21 एज के कम से हैं, लेकिन उन्होंने 17 परचेज़ किया है। और कौन से ऐसे हैं जो कि अबव 21 हैं, उन्होंने आईफोन 17 परचेज़ किया है। जब हम इसका रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो बिलो 20 में हमें रिसर्च तो कुछ और है, रिसर्च तो ये कहती है कि बिलो 21 में लगभग 80% जनता ऐसी है जिन्होंने आईफोन 17 परचेज़ किया है, क्योंकि उन्हें दिखावा करना है। और अबव 21 में बहुत कम ऐसे लोग हैं, अबव 21 में लगभग 20% ऐसी जनता है, या फिर 10% ऐसी जनता है जो कि आईफोन परचेज कर रही है, 20% परचेज कर रही है। ओके, तो जब हम ये डाटा कर रहे हैं, डाटा कुछ और आया, डाटा यहाँ पर आ रहा है 80%, लेकिन हम इसको मैन्युपुलेट करके, हम यहाँ पर कुछ ताल मोड़ करके हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, हमने इसी डाटा को मैन्युपुलेट कर दिया। हमने ये जो 80% वाला है इसको मैन्युपुलेट कर दिया, हमने बोला नहीं 80% नहीं हो सकता, यहाँ पर ये वाला कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 21 से नीचे नहीं हैं, इनको हम वैलिड नहीं मानते, 14 साल के बच्चों को वैलिड नहीं मानेंगे, 15 साल के बच्चों को वैलिड नहीं मानेंगे। तो हमने डाटा, जो हमने रिसर्च की है, जो डाटा आया है, वहाँ पर हमने कुछ तालमोल करके वहाँ पर डाटा को मैन्युपुलेट करने की कोशिश की। जब डाटा मैन्युपुलेट किया, तो जब हम यहाँ पर 80% में मैन्युपुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, रिजल्ट तो अलग आएगा ही आएगा। तो ये क्या कहलाता है, फॉल्सिफिकेशन कहलाता है। जब डाटा को मैन्युपुलेट करके उसका जो एक्चुअल एविडेंस है, जो एक्चुअल आउटकम आ रहा है, वहीं पर ही हम क्या कर देते हैं, वहीं पर ही हम तालमोल, वहीं पर ही छेड़छाड़ कर देते हैं, तो वो फॉल्सिफिकेशन कहलाता है। दूसरा आ जाता है फैब्रिकेशन। क्या होता है, फैब्रिकेशन का मतलब होता है क्रिएटिंग डाटा और रिजल्ट्स विदाउट एनी प्लेजरिज्म, यानी कि हम डाटा को कलेक्ट तो कर रहे हैं, डाटा को हम ले तो रहे हैं, और यहाँ पर कॉपिंग डाटा फ्रॉम समवन्स एल्स रिसर्च वर्क। ओके, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑलरेडी पीएचडी कर रखी है, कोई ऐसा टॉपिक, आपने ये टॉपिक चूज़ किया है कि इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो कि अब्यूजिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं, गालियाँ देते हैं, तो आपने इस चीज़ के ऊपर पीएचडी की है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये बोल दिया कि इंडिया के अंदर कितने टीनेज स्टूडेंट हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि अब्यूजिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं। मैंने थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके, जब मैंने अपनी पीएचडी की, मैंने रिसर्च वर्क लिखा, तो वहाँ पर मैंने आपके डाटा को वहाँ पर शो तो किया, लेकिन मैंने आपको क्रेडिट नहीं दिया, कि आपका डाटा मैंने यहाँ पर इस पीएचडी में, इस रिसर्च वर्क में मैं आपका डाटा यूज़ कर रही हूँ। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फैब्रिकेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या है। जब फैब्रिकेशन, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या है, हम उसका डाटा यूज़ कर रहे हैं, प्लेजरिज्म का कंसेप्ट आ जाता है, लेकिन एक अलग सॉर्ट ऑफ प्लेजरिज्म का कंसेप्ट आ रहा है। ओके, तो ये क्या कहलाता है, हमारा फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन कहलाता है, और प्लेजरिज्म क्या होता है, पूरा कॉपी पेस्ट करना, वो हमारा प्लेजरिज्म कहलाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी एंड सी, ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगेन आप देख सकते हो आपके सामने है रिसर्च से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको इन सभी को, ये सारे के सारे क्या है, एक्शन रिसर्च हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप इनको ऑर्डर करना है, ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एक्शन रिसर्च होता क्या है, किसे कहते हैं हम एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च जो कि एक प्रैक्टिकल रिसर्च होती है, प्रैक्टिकल रिसर्च, और जो कि साइक्लिक रिसर्च के अंदर आती है, यानी कि इसका एक परफेक्ट पैटर्न होता है। इन्हीं पैटर्न को सॉल्व करने के लिए इन्हीं पैटर्न को फॉलो किया जाता है। एक सिस्टमैटिक रिसर्च होती है एक्शन रिसर्च। यहाँ पर आपको सिंपल इतना याद रखना है, जब भी रिसर्च कंडक्ट की जाएगी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि आखिर रियलिटी में हम जब ग्राउंड रियलिटी देखना चाहते हैं और रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जब कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं, यानी कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा हो रही है, कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन, कितना नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें कैंसर से सफ़र करना पड़ा, जब हम इन चीज़ों के ऊपर, हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम के ऊपर जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो वहाँ पर कौन सी रिसर्च का यूज़ किया जाता है, वहाँ पर हम एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं। एक्शन रिसर्च साइकिलिक इन नेचर होती है। सबसे पहले प्लान किया जाता है, पहले प्लान किया जाता है, उसके बाद एक्ट किया जाता है। थर्डली, जितना भी अभी तक हमने किया, जितना डाटा हमने रिकॉर्ड किया, जितना भी हमने चीज़ें रिकॉर्ड की, उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या क्या डाटा आ रहा है। ऑब्ज़र्व करने के बाद देन फोर्थ स्टेप होगा रिफ्लेक्टिंग का मतलब कि यानी अब हम उसको क्या करेंगे, अब हम रिजल्ट निकालेंगे, रिफ्लेक्ट करना। ओके, तो यानी ये क्या होता है, ये हमारा पूरा एक्शन रिसर्च का वो कहलाता है। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले पहला स्टेप प्लान करना। सेकेंड स्टेप हमने क्या बोला, सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्ट करना, प्लान करना, एक्ट करना, देन उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे, एंड फोर्थ स्टेप इज रिफ्लेक्ट करना, एंड रिफ्लेक्ट को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा एक्शन रिसर्च का। तो देख सकते हो सबसे लास्ट में ई आएगा, सबसे लास्ट में ई हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर देखो कितना आसानी से हमने बता दिया कि ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फटाफट से देख लेते हो। अगेन फिर से आ गया एक और क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से। तो देख सकते हो आप रिसर्च एप्टीट्यूड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज स्टडी केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड होता क्या है आखिर। केस स्टडी मेथड ये हमारे रिसर्च का ही पार्ट होता है, जहाँ पर क्या करते हैं हम, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो केस स्टडी मेथड क्या है, ये क्या ये CID है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो इट स्टडीज़ द फिनोमिना, यानी कि यहाँ पर हम कुछ इवेंट को, कुछ सिचुएशन को, कुछ डेवलपमेंट को हम पढ़ते हैं और बिल्कुल सिंपल वे में। अरे हम यहाँ पर ये स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली जस्ट हम CID का एग्जाम्पल लेते हैं। किसी के घर में चोरी हुई है और चोरी किसने की है, हमने देखा, हम घर गए, हमने देखा कि अरे यार यहाँ पर तो एक यहाँ की घर में कौन गायब है, घर की बहू गायब है। तो घर में चोरी किसने की है, बहू ने चोरी की है, खत्म, केस स्टडी यहीं पर ही खत्म। तो पहला क्या कहता है, क्या ऐसी केस स्टडी की गई है। तो केस स्टडी ये तो नहीं होता। केस स्टडी का मतलब क्या होता है, यानी कि हम एक चीज़ के ऊपर, कोई एक टॉपिक है, कोई एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, कोई एक ऐसा इवेंट है जिसको हम बहुत ही गहराई से समझ रहे हैं, एक एक चीज़ खरोद के निकाल रहे हैं कि अच्छा अगर बहू जेवर लेकर भागी तो क्यों भागी, आखिर उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसको कौन सी मजबूरी आ गई थी, वगैरह वगैरह, जस्ट लाइक अ CID। ओके, तो केस स्टडी एक CID होता है, एक क्राइम पेट्रोल भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम इन डेप्थ में हम स्टडी करते हैं, एक ही टॉपिक को हम इन डेप्थ में स्टडी करते हैं। तो देखो जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है बहुत ही सिंपल तरीके से, शैलो तरीके से, तो ना इतना सिंपल नहीं होता, तो यानी हमारा एक गलत हो जाएगा। दूसरा हम ये देखेंगे, दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है, इट इज़ स्टडिंग द फिनोमिना, इवेंट, सिचुएशन, डेवलपमेंट थ्रो डिटेल एनालिसिस, यानी कि बहुत ही डिटेल वे में। तो मुझे तो ठीक लग रहा है, थोड़ा डिटेल एनालिसिस कह रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, दिस स्टडी डिपेंड्स ऑन एनालिसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज और कलेक्ट थ्रो डाटा, यानी कि हम यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो हम रिस्पॉन्स के बेस पर हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है, नो। नेक्स्ट आता है हमारा, इट इज़ कंसर्न्ड विद सर्च फॉर वेज ऑफ यूजिंग कॉमन सेंसेस। क्या कॉमन
सेंस का यूज़ किया जाता है सीआईडी में? सीआईडी वाले तो कॉमन सेंस का यूज़ बिल्कुल कतई नहीं करते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इन डिटेल स्टडी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। केस स्टडी एक ऐसा केस स्टडी होती है जो कि बिल्कुल सीआईडी की तरह होती है। यहाँ पर हम इन डेप्थ में रिसर्च करते हैं, इन डेप्थ में हम कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, पर्सन है, इवेंट है, हम उसको बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रीहेंसिवली हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। उसे क्या बोलते हैं? हम केस स्टडी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा केस स्टडी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यार? ये तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो क्योंकि आपने खुद फेस किया है, मैंने खुद फेस किया है। टीन एज के टाइम पर होता क्या था? मैं यहाँ पर लव अफेयर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बंक की बात नहीं कर रही हूँ। आई नो आपने स्कूल बंक किया होगा, लव अफेयर वगैरह सब चलता है, सबके चलते हैं। तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। चलो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। पहला क्या है? इंक्रीज्ड इमोशनल सेंसिटिविटी, यानी कि हम इमोशनली, ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा ने कुछ डांट दिया, कुछ बोल दिया तो हम रोने लग जाते हैं। फ्रेंड से झगड़ा हुआ, रोने लग जाते हैं, हम ऐसे हो जाते हैं। किशोरावस्था ऐसी एज होती है। तो बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा तो होता ही है। हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, क्या सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी सेल्फ डिसिप्लिन इस एज में होता है, क्योंकि मुझे तो नहीं था। क्या आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन थे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी यार। मैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसा था सेल्फ डिसिप्लिन इन द सेंस कि मतलब कि यार, मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन ऐसा नहीं रहता था कि बिल्कुल टाइम टेबल से योगा कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही है, टाइम टेबल से उठ रहे हैं, टाइम से स्कूल जा रहे हैं। मैं तो स्कूल जाती थी, मेरा स्कूल था 8 बजे का और 8 बजे से 5 मिनट पहले मैं उठती थी। लिटरली ये सच्चाई है। और जिसको सोच के मुझे आज हंसी आती है कि यार स्कूल 8 बजे का होता तो मैं 8 बजने से 10 मिनट पहले उठती थी और कितनी फुर्ती में फटाफट से नहाया, खाना खाती थी। मेरे स्कूल एक्चुअली में बहुत दूर नहीं था। मैं जहाँ पर रहती हूँ, मेरी गली से एक गली आगे मेरा स्कूल था। और आप सभी को पता है कि जो पास वाले स्टूडेंट होते हैं वो तो सबसे लेट आते हैं, तो इस वजह से 5 मिनट पहले उठा करती थी। तो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होता यार इस एज में, बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होता। हाई लेवल डिसिप्लिन कैसी बातें कर रहे हो? स्ट्रॉन्ग नीड फॉर सोशल बिलोंगिंग, या बिल्कुल सोशल बिलोंगिंग की ज़रूरत होती है। मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, वो उस फ्रेंड से मेरी धोखा हो गया वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर फ्रेंडशिप की, फ्रेंड एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्या है, बॉन्ड्स बनते हैं, हमारे रिलेशनशिप बनते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हमें अपने घर वालों से, हमें फैमिली से चिढ़ होने लग जाती है। हमें लगता है कि अरे यार ये तो हमसे चिढ़ते हैं, ये हमारा भला नहीं चाहते। वो बाद में आगे चल के हमें रियलाइज़ होता है कि फैमिली ही हमें हमेशा साथ देगी, वही हमारे साथ है। तो सेल्फ बिलोंगिंग की हमें स्ट्रॉन्ग नीड होती है, बिल्कुल करेक्ट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अच्छा कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी, ज़रा ये बता दो मुझे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी किसने दी थी थ्योरी? ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है, और जो भी कमेंट करेगा मैं उसका पिन कर दूंगी कमेंट। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमारा जो माइंड है वो कैसे डेवलप हो रहा है। माइंड में हमारी, मैं आपको यहाँ पर 4 स्टेजेस बताती हूँ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए हैं जिस भी थ्योरिस्ट ने बताए हैं। पहला बोलते हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा आता है हमारा प्री ऑपरेशनल सेंसरी मोटर स्टेज आता है, देन उसके बाद कंक्रीट स्टेज आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज आता है, एंड देन आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस उन्होंने बताए हैं, जिसने भी बताए हैं वो आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और ये इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि हमारा माइंड कैसे समझ रहा है, कैसे डेवलप करता है, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्या इस टाइम पर ये चीज़ें होती है? बिल्कुल, हमारा माइंड तो डेवलप करता रहता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम ये सीखते हैं कि हमारी जो एज, मतलब कि पुरानी 12 साल से लेकर हमारी ओल्ड एज, ये हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, और इस एज में भी हम बहुत सारी चीज़ें डेवलप करते हैं। इमोशनल
वैलिडिटी, इमोशनल तो होते ही होते हैं। तो यानी कि मुझे तो सारे सही लग रहे हैं, लेकिन एक बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर गंदा लग रहा है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, मुझे बिल्कुल बुरी लगी ये बात। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मैं कट कर दे रही हूँ। क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो बी जहाँ भी है वो हम कट कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी ई, मुझे तो यही लग रहा है राइट आंसर। तो देख लेते हैं क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी ई इज द राइट आंसर। अच्छा, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, देखते हैं कौन नीचे कमेंट करके बताएगा। जो कमेंट करके बताएगा दैट मीन्स कि वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और वो जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये एंशिएंट एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछा गया है वैदिक पीरियड में एज एजुकेशन वाज आइडियलिस्टिक इन नेचर। अच्छा, एजुकेशन में मैं एक वीडियो ये भी डालूंगी कि आइडियलिज्म क्या होता है, रियलिज्म क्या होता है, क्योंकि इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आइडियलिज्म इन नेचर यानी कि जब वैदिक काल था तो उस टाइम पर जो एजुकेशन थी वो कैसी थी, आइडियलिस्टिक इन नेचर। आइडियलिस्टिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो हमारे आइडिया होते हैं, जैसे कि आप गुरुकुल में देखोगे, गुरुकुल में पहले पेन पेंसिल की तरह कुछ लिखवाया नहीं जाता था, हम इतने नोट्स बनाते, बड़े बड़े पेजेस भर देते नोट्स बना बनाकर। पहले के टाइम पर ये नोट्स मेकिंग वगैरह ये कुछ नहीं होता था। सिंपल क्या होता था, पहले के टाइम पर जो बच्चे होते थे उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है उनको प्रैक्टिकली टेस्ट किया जाता था। तो वो क्या है, उनकी आइडिया की कैपेबिलिटी को चेंज करता था, तो उनके सोचने समझने की क्षमता जो है उनको बढ़ावा देना। तो वैदिक काल की एजुकेशन कैसी थी, वो आइडियलिस्टिक इन नेचर थी, आइडियलिस्टिक इन नेचर थी। और साथ के साथ यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आचार्यास जो होते थे वो किसके ऊपर फोकस किया करते थे, कौन सी चीज़ें जिनके ऊपर वो जोर दिया करते थे। तो पहला ऑप्शन कहता है क्रिएशन ऑफ एन एप्टीट्यूड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, कि हमें क्या है अपने राष्ट्र को निर्माण करना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, क्या इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता था। वर्कशिप ऑफ लॉर्ड, प्रभु की सेवा करना, तो बिल्कुल भगवान की सेवा तो हम देखेंगे कि हाँ वो बोला करते थे, ब्रह्मचार्य जो होते थे वो ये किया करते थे। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर एंड नीड्स, यानी कि आपका जो भी डिज़ायर है, जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी इच्छा है, क्या उनको पूरा करना। रिलीजियसनेस होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जो आपका चित्रण है उसका निर्माण करना। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ये ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ। अच्छा, राइट आंसर क्या होगा ये आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है इसका आंसर कि क्या होगा, आपको क्या लग रहा है कि राइट आंसर क्या होगा। क्या जो आचार्याज होते थे क्या नेशन के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया करते थे, तो देखो बी तो मेरे को बिल्कुल करेक्ट कर लग रहा है कि वर्कशिप के ऊपर वो फोकस किया करते थे, रिलीजियसनेस के ऊपर वो फोकस किया करते थे। बी डी तो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जहाँ पर भी बी नहीं है उसे क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो बी नहीं है तो कट कर दिया हमने, जहाँ पर भी डी नहीं है तो डी, हमें तो मुझे तो सारी जगह डी नज़र आ रहा है। तो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर एंड नीड्स, तो मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट होंगे। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके आपको बताना है। मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देती हूँ। जब हम वैदिक एजुकेशन की बात करें तो वैदिक एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो देखो इंडिया के अंदर कैसे एजुकेशन आई, ये हमारा दो तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। ये एजुकेशन हम वैदिक एजुकेशन को हम दो जगह पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमारे LR में है, लॉजिकल रीजनिंग में भी हम इसको पढ़ते हैं, साथ के साथ हम इसको और कहाँ पर पढ़ते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में जब हम एंशिएंट एजुकेशन की बात करते हैं तब हम वहाँ पर पढ़ते हैं वैदिक काल के बारे में। और साथ के साथ हम सेम चीज़, सेम कंसेप्ट को हम एजुकेशन वाले कंसेप्ट में हम पढ़ते हैं। ओके, एजुकेशन सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो उनमें हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ओके, तो एजुकेशन सिस्टम वाली जो यूनिट है, जिसे क्या कहते हैं, फुल यूनिट का नाम मैं भूल गई, एजुकेशन वाली यूनिट बेसिकली जहाँ पर हम NEP 2020 इतने सारी चीज़ें पढ़ते हैं। मेरे दिमाग वैसे काम नहीं कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है ना। चलो खैर, हाँ, तो दो जगह हम पढ़ते, तो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन की जब बात करें तो एजुकेशन को एंशिएंट इंडिया के टाइम पर जो एजुकेशन थी उनको तीन
पार्ट में डिवाइड किया है वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन कब चला करती थी? आप लोगों ने देखा है महाभारत रामायण आपने देखी है, तो महाभारत रामायण के काल में क्या था? वो वैदिक एजुकेशन थी। आपको याद होगा कि राम लक्ष्मण ये चारों जो भाई थे वो कहाँ गए थे? वो गुरुकुल गए थे विद्या को लेने, विद्या को प्राप्त करने वो गुरुकुल गए थे, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मचार्य कहते हैं। ओके, देन उसके बाद हम ब्राह्मिक एजुकेशन की बात करते हैं। देन उसके बाद बुद्धिस्ट एजुकेशन आ जाती है। बुद्धिस्ट के साथ साथ यहीं पर जैनिज्म के बारे में भी हम बात करते हैं, और भी बहुत सारे फिलॉसफी ऑफ स्कूल्स हैं, फिलॉसफी ऑफ स्कूल थॉट्स हैं, वो हम यहाँ पर एंशिएंट टाइम पर हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पर टाइम पीरियड आ जाता है मिडिलिव पीरियड। मिडिलिव यानी कि जो बीच का काल था, जहाँ पर हिंदू एजुकेशन एंड इस्लामिक एजुकेशन जो थी, इन दोनों के बीच में एक डिबेट चल रही थी। उसके बाद आ जाते हैं जब ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज लोग आए थे हमारे इंडिया में, और उन्होंने गुलामी करना शुरू कर दिया था, गुलाम बना लिया था हमें। तो ऑब्वियसली जब अंग्रेज आए हैं तो अपने साथ इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर आएंगे, अपने साथ वेस्टर्न कल्चर को लेकर आएंगे। तो वो कौन सी एजुकेशन है? वो है मॉडर्न एजुकेशन। ओके, वो कौन सी एजुकेशन में इंक्लूड करते हैं हम? वो इंक्लूड करते हैं हम मॉडर्न एजुकेशन में। मॉडर्न एजुकेशन में हमारा आ जाता है पहला कॉलोनियल रूल आ जाता है, और दूसरा आ जाता है इंडिपेंडेंट, यानी कि जब इंडिया क्या हो गया था, जब इंडिया को इंडिपेंडेंसी मिल गई थी, जब आज़ादी मिल गई थी, तो उसके बाद वाला जो काल है वो आ जाता है हमारा। तो ये पूरा हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन आ जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब हम वैदिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जब हम वैदिक काल की बात करें, तो इस टाइम पर एजुकेशन प्राप्त करने के 3 मेन सोर्सेज होते थे। पहला क्या होता था? श्रवणा होता था, ठीक है, श्रवण जिसे हम कहते हैं। तो श्रवण सोर्स जिसे हम कहते हैं लिसनिंग पावर, गुरु जो बोल रहे हैं उनको सुनो। जैसे मैं आपकी गुरु हूँ, मैं आपको जो बोल रही हूँ वो आप मुझे सुनो। आई नो यहाँ पर कुछ ऐसे भी होंगे जो कि मेरे से एज में बड़े होंगे, लेकिन गुरु का मतलब यानी कि जो भी आपको नॉलेज दे रहा है वो गुरु कहलाता है। तो गुरु जो बोल रहे हैं उनको समझना, दैट इज श्रवण। देन उसके बाद आ जाते हैं मनन। मनन का मतलब क्या होता है? आप अपने मन में सोचो, उस चीज़ को सोचना, दैट इज़ मनन। एंड जो आपने सुना है, जो सोचा है, अब उसको अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना, उसको रिफ्लेक्ट करना अपनी रियल लाइफ में, वो क्या कहलाता है हमारा, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं निधि निसंधान। ओके, तो ये तीन मेन सोर्सेज होते थे वैदिक काल में, 3 मेन प्रोसेस हम कह सकते हैं जिसके ज़रिए एजुकेशन को लिया जाता था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। साथ के साथ इसका राइट आंसर क्या होगा ये नीचे कमेंट करके मुझे बताना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईसीटी से क्वेश्चन पूछा गया है। आईसीटी से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उससे पहले आई नीड सम वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आईसीटी से पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बनते रहते हैं इस टॉपिक से। फुल फॉर्म से तो हर बार आईसीटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेक श्योर कि सभी की फुल फॉर्म आपको याद रहे। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर आपको ये बताना है। HTTP क्या ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, टेस्टिंग प्रोटोकॉल, या फिर ट्रांसिट प्रोटोकॉल होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब ये होता क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। अभी आप लोग क्या देख रहे हो? मेरी वीडियो देख रहे हो। आप जैसे ही मेरी वीडियो देखोगे ना, तो वीडियो पर जब आप क्लिक करोगे तो ऊपर ना एक लिंक सा बना हुआ आ जाता है, जो कि कुछ आपको इस तरीके का नज़र आ रहा होगा। ये लिंक आपको कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर आपको यहाँ पर छोटू सा नज़र आ रहा होगा HTTP। लेकिन आप सोचोगे यहाँ तो एस भी लगा हुआ है, तो ये क्या है? तो देखो HTTP वही है। ये हमारा, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। आप ऐसे सर्च किया आपने तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये क्या है। ये एक लिंक है जिसके ज़रिए आप ये वीडियो को देख पा रहे हो। ओके, आपको अक्सर आप टेलीग्राम को अगर मेरे फॉलो कर रहे हो तो मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो कर लो। मैं टेलीग्राम पर आपको जब वीडियो शेयर करती हूँ तो वहाँ पर आप क्लिक करते हो, और वीडियो को क्लिक करके आप डायरेक्टली यूट्यूब पर पहुँच जाते हो, वीडियो चल जाती है। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? वो ऐसे पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ HTTP। HTTP ये एक ऐसा सर्वर है जो कि आपको, ठीक है, ये आप हो, क्लाइंट आप हो, और इंटरनेट है दूसरा। इन दोनों को आपस में कनेक्ट
करता है किसके साथ, सर्वर के साथ, ठीक है। क्लाइंट है, आपने कुछ सर्च किया, कहाँ पर सर्च करोगे, इंटरनेट पर सर्च करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इंटरनेट पर सर्च किया, यूट्यूब पर आप जा रहे हो, सबसे पहले आप वेबसाइट पर गए, यूट्यूब पर गए, यूट्यूब पर आपने क्या सर्च किया, पेपर 1 की क्लासेस बाय निशु मौर्य, है ना, यही आप सर्च करते हो। तो यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लासेस आप जैसे ही आपने सर्च की, तो आपके सर्च करते ही एक लिंक क्रिएट होकर आएगा और उसे क्या बोलते हैं, HTTP बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हम जिसे कहते हैं वो हमारा किस तक पहुंचने में हेल्प करता है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देने में हमारी हेल्प करता है ये HTTP। आई होप आप एक बार चेक करोगे, आपको कुछ इस तरीके का लिंक आएगा, ठीक है। तो देख सकते हो youtube.com वॉच ऐप डेस्कटॉप वगैरह वगैरह लिखा हुआ आ रहा है। तो HTTP के ज़रिए आप YouTube की वीडियो देख रहे हो, कुछ इस तरीके से बना हुआ आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा कि ये HTTP आप समझा रहे हो लेकिन लिखा हुआ तो HTTPS है। तो देखो दोनों होते ही सेम है, लेकिन इसे क्या कंसिडर किया जाता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ HTTP है, यानी कि ये क्या है, ये एक अनसिक्योर नेटवर्क कंसिडर किया जाता है, ये एक अनसिक्योर नेटवर्क कंसिडर किया जाता है। और जहाँ पर S होगा तो S का मतलब यानी कि यहाँ पर पूरी सुरक्षा है, फुल सिक्योर कंसिडर किया जाता है, फुल सिक्योर कंसिडर किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ें सबसे पहले समझनी होगी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सब कॉन्ट्राडिक्टरीज, कौन सी स्टेटमेंट सब कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो देखो ये वाला मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे अलग से करवाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है। मैंने खुद ने जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, एग्ज़ाम देने से पहले मैं LR मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत करा है, तब जाकर मुझसे ये क्वेश्चंस हो पाए थे। ओके, तो देखो ये आपका सिंपल ये LR का डायग्राम है जो कि आपको समझना होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, A जैसे कि आपको देखने के लिए मिल रहा है, समटाइम्स यहाँ पर जो वर्ड A का मतलब क्या होता है, ऑल होता है, I का मतलब क्या होता है, सम। सो बेसिकली A का मतलब क्या होता है, ऑल, E का मतलब क्या होता है, नो, ठीक है। E का मतलब होता है नो, नो का मतलब यानी कि कुछ भी नहीं, मतलब नेगेटिव, पूरी तरीके से नेगेटिव, और ऑल का मतलब क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से पॉजिटिव। देन उसके बाद आ जाता है सम, सम का मतलब क्या होता है, आई, दैट मीन्स सम। यहाँ पर यानी कि हम कुछ की बात कर रहे हैं, कुछ अमाउंट हो सकते हैं, सम, ठीक है, कुछ की बात की जा रही है। एंड ओ जब भी लिखा होगा, ओ का मतलब होता है सम नॉट, ओके, यानी कि ये भी पूरी तरीके से नेगेटिव है, ये भी पूरी तरीके से नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर ये सिचुएशन आपको याद रखनी है, कॉन्ट्राडिक्टरी किसे कहते हैं, कॉन्ट्री किसे कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी किसे कहते हैं, सब कॉन्ट्री किसे कहते हैं, सब अल्टर्न किसे कहते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये LR एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैं आपको बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर ये मैंने चार्ट लिख दिया है, आपको इसके ज़रिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर है क्या, मतलब क्या है। तो देखो कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी एक ऐसी सिचुएशन होती है, इफ़ वन इज़ ट्रू, अगर एक ट्रू है देन अदर वन विल बी फॉल्स, जो दूसरा रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी कौन कौन से कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं हमारे, ये दोनों E और I ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, और साथ के साथ A और O ये आपस में जो क्रॉस का साइन बन रहा है, ये क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है। यानी कि अगर A गलत होगा तो क्या होगा, दूसरा भी गलत होगा, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पर, सबसे पहले क्या है, वन इज़ ट्रू देन अगर एक गलत होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और दूसरा फॉल्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों की बिल्कुल भी क्रॉस, याद रखना, क्रॉस का मतलब आपस में एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनेगी, बिल्कुल सिबलिंग्स है ये दोनों, बिल्कुल टक्कर खाकर दोनों एक दूसरे को मार गिराते हैं। एक कहता है कि मुझे बिस्किट खाना है तो दूसरा कहता है नहीं मुझे नमकीन खानी है, एक कहता है कि मुझे नमकीन खानी है तो दूसरा कहता है नहीं मुझे बिस्किट खाना है, मैं तो नमकीन नहीं खाऊंगा। यानी कि दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों एक साथ कभी भी ट्रू हो ही नहीं सकते, दोनों आपसी सहमति पर आ ही नहीं सकते। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है। देन उसके बाद थर्ड क्या है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम।
यानी कि दोनों एक साथ ना तो सही हो सकते हैं ना तो गलत हो सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। सिंपल यहाँ पर ये कंसेप्ट खत्म होता है। दूसरा क्या आ जाती है, दूसरी सिचुएशन आती है कॉन्ट्री की सिचुएशन। कॉन्ट्री का मतलब क्या होता है, इट इज ऑलवेज बीइंग यूनिवर्सल। अच्छा, कॉन्ट्री कहते किसे हैं हम, कॉन्ट्री, यानी कि ये वाले जो हमारे ये जो सीधी चलने वाली, ये लग रहे हैं सीधे लेकिन ये बिल्कुल भी सीधे नहीं है। ओके, यानी कि हम बात कर रहे हैं ए की और ई की। एक तो पूरी तरीके से बिल्कुल सत्य की राह पर चलता है, यानी कि बिल्कुल ट्रू है, और दूसरा बिल्कुल ही असत्य, चोरी चकारी का काम करते हैं, बिल्कुल सीता और गीता की तरह। तो दूसरा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत राह पर चल रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्री कहते हैं, सॉरी कॉन्ट्री कहते हैं। तो दोनों क्या हैं, ये दोनों ही यूनिवर्सल रहते हैं। अब यहाँ पर क्या रहती है, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स। ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे को, ना तो ये ट्रू हो सकता है ना तो ये ट्रू हो सकता है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि गलत लोगों के साथ रह रहकर जो अच्छा होता है वो भी गलत बन जाता है ना। तो हल्का सा आप समुद्र में अगर गंदा पानी डालोगे तो समुद्र तो गंदा हो ही जाएगा ना। तो बस वही सिचुएशन है यहाँ पर, ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, दोनों एक साथ गलत ज़रूर हो सकते हैं, दोनों एक साथ फॉल्स ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ट्रू नहीं हो सकते। ओके, ये पहली सिचुएशन। दूसरा क्या है, इफ़ वन इज़ ट्रू देन अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। दोनों एक साथ क्या नहीं हो सकते, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ दोनों मानेंगे भी नहीं, दोनों एक साथ मानेंगे भी नहीं। अगर ये ट्रू होगा तो दूसरा बोलेगा कि नहीं मैं तो नहीं मान रहा, दूसरा फॉल्स होगा। अगर फॉल्स वाला, ये वाला क्या रहेगा, अगर ये वाला ट्रू रहेगा तो ये जो पॉजिटिव वाला है ये हमेशा फॉल्स रहेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि दोनों सीधे लग तो रहे हैं, दोनों एक साथ क्या है, ना ही एक साथ, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। अगर एक गलत रहेगा दूसरा फॉल्स रहेगा, दूसरा ट्रू रहेगा तो ये वाला फॉल्स रहेगा। तो ये कौन सी सिचुएशन रहती है, ये कॉन्ट्री सिचुएशन रहती है। तीसरी सिचुएशन आ जाती है सब कॉन्ट्री। सब कॉन्ट्री का मतलब क्या रहता है, इट ऑलवेज बिटवीन पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, यानी कि ये आता है हमारा सम, थोड़ा थोड़ा सम, या तो सम नॉट, आई ओ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, सम नॉट आई और ओ की बात यहाँ पर की जा रही है, तो यानी अपोजिट रहेंगे बिल्कुल कॉन्ट्री के। कॉन्ट्री हमने बात की, हमने यहाँ पर कॉन्ट्री की बात की, दोनों यूनिवर्सल हैं। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या है, यानी कि दोनों के दोनों एक साथ क्या नहीं रहेंगे, ट्रू नहीं रह सकते, सही नहीं रह सकते, लेकिन दोनों एक साथ क्या होंगे, गलत ज़रूर हो जाएंगे लेकिन सही नहीं रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये पर्टिकुलर सब सिचुएशन है। यहाँ पर हमें अपोजिट देखने के लिए मिलेगा कि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, गलत नहीं हो सकते, लेकिन सही हो सकते हैं दोनों एक साथ। इफ़ वन इज़ फॉल, दूसरा क्या रहेगा, अगर एक गलत है तो दूसरा बिल्कुल ही सही रहेगा, सत्य रहेगा। और अगर एक सही है, इफ़ वन इज़ ट्रू, दूसरा क्या रहेगा, डाउटफुल रहेगा। यानी कि अगर एक सही एक गलत है तो दूसरा तो ट्रू बन रहा है, लेकिन अगर एक सही है तो दूसरा डाउटफुल रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद सब अल्टरनेशन आ जाता है। यहाँ पर क्या रहता है, सब अल्टरनेशन, यानी कि हम ए आई की बात करें और ई ओ की बात करें। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि दोनों यहाँ पर यूनिवर्सल भी होते हैं और पर्टिकुलर भी होते हैं, एक यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर है। यहाँ पर ट्रुथ क्या रहता है, ट्रुथ डाउनफॉल जाता है। डाउनफॉल का मतलब क्या है, ट्रुथ डाउनफॉल का मतलब क्या है, यानी कि अगर ए ट्रू रहेगा, अगर ए ट्रू है तो ये क्या है, नीचे वाले को भी अपने साथ जोड़ लेगा और ये भी ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रू है या ये फॉल्स है तो ऊपर वाला कभी भी इससे नहीं सीखेगा, क्योंकि देने वाला कौन होता है, ऊपर वाला ही तो देता है। तो बस ये समझ के याद रखना। तो इफ़ यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर यूनिवर्सल फॉल्स है तो पर्टिकुलर डाउटफुल रहेगा, वो ट्रू नहीं कहलाएगा। ओके, इफ़ पर्टिकुलर इज़ फॉल्स, यानी कि हमारा ओ अगर फॉल्स रहेगा तो यूनिवर्सल विल बी फॉल्स डेफिनेटली। ओके, ये क्या रहेगा, अगर ये फॉल्स रहेगा तो ये क्या रहता है, ये भी फॉल्स रहेगा। ठीक है, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, और अगर ये ट्रू है तो ये भी क्या रहेगा, ये आई वाला क्या है, ट्रू रहेगा। तो आपको याद रखना है कि दोनों आपस में एक दूसरे का समझते तो हैं, लेकिन ट्रू ही ऐसा है कि ये ट्रू रहेगा तो नीचे वाला ट्रू रहेगा। लेकिन अगर ये ट्रू है
ट्रू ये है और ये अगर फॉल्स है, ए अगर फॉल्स है तो ये किसी भी सिचुएशन में ए वाली सिचुएशन ट्रू नहीं कहलाएगी, ठीक है, ट्रू ये नहीं कहलाएगी। लेकिन हाँ, अगर आई फॉल्स है और ऊपर ये ट्रू है तो ये अपने आप ही क्या कहलाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इफ़ पर्टिकुलर इज ट्रू देन यूनिवर्सल विल बी डाउटफुल, ये क्या कहलाएगा, डाउटफुल कहलाएगा। तो याद रखना, ट्रुथ क्या है, डाउनवर्ड जाएगा, सच्चाई जो है, ऊपर वाला जो बोलता है सत्य बोलता है, तो ट्रुथ डाउनवर्ड जाएगा, लेकिन फॉल्स अपवर्ड कभी नहीं जाएगा। ओके, फॉल्स अपवर्ड कभी नहीं जाएगा। ये पूरा चार्ट आप याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब कि यहाँ से कंफर्म है, लिख कर ले लो कि आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब ज़रा क्वेश्चन पर आते हैं। सब कॉन्ट्रडिक्टरी की अगर हम बात करें तो सब कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सी होती है, ए एन ई, आई और ई वाली स्टेटमेंट रहती है, यानी कि हमारी आई है और ये सॉरी क्या पूछा गया, सब कॉन्ट्री, हाँ आई और ओ वाली सिचुएशन रहती है, आई और यहाँ ई बोल दिया यहाँ पर। सब कॉन्ट्री का मतलब क्या रहता है, आई और ओ वाली सिचुएशन रहती है। यहाँ पर मैंने आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो, सब कॉन्ट्री में क्या बोला था, आई और ओ वाली सिचुएशन रहती है और यहाँ पर अपोजिट रहते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी के अपोजिट रहते हैं। दोनों स्टेटमेंट एक साथ क्या नहीं हो सकती, फॉल्स नहीं हो सकती, लेकिन दोनों क्या हो सकती हैं, ट्रू हो सकती हैं। दोनों गलत नहीं होगी, लेकिन क्या रहेगी, सत्य हो जाएगी दोनों। तो आपको, मुझे लगता है कि ये वाला जो टॉपिक है उसमें बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न होगी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती थी इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो ये जो लॉजिकल रीजनिंग का एलआर है, ये हम अलग से एक क्लास में डिस्कस करेंगे और वहाँ पर मैं आपको बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी और ये सारी की सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत ही ईजी तरीके से हम समझेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से इस कंसेप्ट को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अभी इसको हम यहाँ पर पॉज कर रहे हैं क्योंकि आई नो कि आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी। ओके, क्योंकि टॉपिक है भी खैर ऐसा कंफ्यूज करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, अगर आप इसका आंसर कर पाओगे कि क्या होगा करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में सब कॉन्ट्राडिक्टरी पूछे हैं, सब कॉन्ट्रीज कौन कौन से होंगे ये आपसे स्टेटमेंट पे पूछी गई है। तो आपको सिंपल ये बताना है कि क्या होगा राइट आंसर। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, सिंपल आपको बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि सब कॉन्ट्री है। तो सब कॉन्ट्री मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी है, आई को और ओ को कंसिडर किया जाता है सब कॉन्ट्री। तो देखो, ए वाला तो नहीं होगा, ठीक है, नो वाला भी नहीं होगा, तो सी डी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सी डी इज़ द राइट आंसर। सम नॉट वाली जो स्टेटमेंट है ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन कहलाती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चार्ट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड हायर एजुकेशन का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द एडवांटेजेस। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी था। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर एडवांटेज है बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स दैट डिटरमाइन टीचिंग लर्निंग इन हायर एजुकेशन। आपको यहाँ पर बिहेवियर बताना था टीचिंग लर्निंग इन हायर एजुकेशन का, और आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछे गए थे, ये बिहेवियर बताए गए थे टीचर के कैसे बिहेवियर हैं। तो ये हायर एजुकेशन में क्या वो टीचर सेंटर मेथड चलता है, टीचर सेंटर मेथड चलता है क्या हायर एजुकेशन में। जब हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप सभी को पता है कि बड़े बच्चे हैं तो वहाँ पर टीचर को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसा होता है, यहाँ पर लर्नर सेंट्रिक मेथड चलता है ना, ये लर्नर सेंट्रिक होता है, नॉट टीचर सेंट्रिक। लर्नर सेंट्रिक मेथड यहाँ पर चलता है। नेक्स्ट, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमें क्या है, एडवांटेज बोली गई है। नेक्स्ट पे देखते हैं, दीज मेक लर्निंग फोकस्ड एंड अचीवेबल। क्या इसकी हेल्प से जो लर्निंग रहती है वो फोकस रहती है और अचीवेबल रहती है, ये आपसे पूछा गया है। दीज फोकसेस टू नैरोली ऑन मिनट, ठीक है, बहुत ही कम या साधारण तरीके से कम ध्यान दिया जाता है बच्चों के ऊपर, ये बोला गया है। दीज लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम स्पॉन्टेनियस अनइंटेंटेड आउटकम ऑकरिंग ड्यूरिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपको बताना था कि राइट आंसर क्या होगा, इन सभी में से क्या राइट आंसर होगा। तो अकॉर्डिंग टू द आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि दीज मेक लर्निंग फोकस्ड एंड अचीवेबल। अच्छा, ये राइट आंसर इसलिए बताया एनटीए ने क्योंकि एनटीए के अकॉर्डिंग बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल ही गलत हैं। तो जब बाकी के ऑप्शंस गलत हैं तो एनटीए ने यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से घुमा कर पूछा है कि आपको एक एडवांटेज बतानी है, ठीक है। कौन सी यहाँ पर एडवांटेज है, तो सबको जब हमने एलिमिनेट कर दिया तो राइट आंसर, यानी कि ये एक ऐसी लर्निंग की बात कर रहे हैं हम कि लर्निंग को फोकस करना और अचीवेबल बनाना, ये क्या रहता है, ये मेन गोल, मेन टारगेट यही रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेटेजी दैट सपोर्ट्स मोटिवेशन। कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है कि आपको मोटिवेशन को सपोर्ट करती है। अब ये मत कहना कि संदीप महेश्वरी की हम पॉडकास्ट सुनते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, आप में से है कोई ऐसा जो कि जिसे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील होता है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपसे अपनी मोटिवेशन की जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, अच्छा, इसके साथ ही आप मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारी वीडियोस पोस्ट करती हूँ। वहाँ पर मिनी व्लॉग्स वगैरह आपको मेरी बैकग्राउंड लाइफ के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप मेरे सेकंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वो आपको होम पेज पर ही आपको मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर ही आप जाकर सब्सक्राइब कर सकती हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी मैं। कनेक्शन, अच्छा, यहाँ पर स्ट्रेटेजी पूछी गई है कि कौन सा तरीका है जिससे कि आपको क्या है, मोटिवेशन फील होती है। कनेक्शन अक्रॉस द करिकुलम, क्या पूरे करिकुलम के टाइम पर, पूरा जो सेमेस्टर है उस टाइम पर अगर आप कनेक्टेड फील रहोगे तो उससे मोटिवेशन रहता है। अट्रीब्यूशंस टू इंटेलेक्ट रेदर देन एफर्ट, यानी एफर्ट नहीं पुट करना लेकिन आपको अपना इंटेलेक्ट यहाँ पर पुट करना है। क्या उससे होता है, वर्क दैट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम करूँगा कि मुझे मोटिवेशन होगा, क्या ऐसा हो जाएगा। एम्फसाइजेज ऑन फिनिशिंग नॉट लर्निंग, यानी कि हम क्या है, फिनिश के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एम्फसाइज कर रहे हैं हम फिनिशिंग के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पूरे करिकुलम के टाइम पर जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ सबसे कनेक्टेड फील करते हो तभी आपको मोटिवेशन मिलती है। तो ये यहाँ पर क्या होना था, राइट आंसर इज दिस वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जब हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे। कुछ और क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, IEEE नेम ऑफ वाईफाई, कौन से वाईफाई का नेम है। तो देखो, आपको इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया है आपके एग्जाम में, यानी कि अब आपको वाईफाई का नेम भी याद रखना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। तो IEEE नेम फॉर वाईफाई, इसका नेम क्या है, 802.11 स्टैंडर्ड का ये वाईफाई होता है। और ये कैसा वाईफाई होता है, ये एक कमर्शियल वाईफाई होता है और जो कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है ये आपको नहीं पता, तो मैं आपको ज़रा बता देती हूँ कि क्या होते हैं ये लोकल एरिया नेटवर्क वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, बेसिकली हमारे क्या होते हैं, वाइल्ड एरिया नेटवर्क होते हैं। वाइल्ड एरिया नेटवर्क यानी बड़े क्षेत्र में अगर उन्हें हम लगा रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन है, तो वो क्या है, ग्लोबली सबको इंटरनेट पास किया जा रहा है, तो वो वाइल्ड एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मैन आ जाते हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आते हैं, जहाँ पर जैसे कि आप मेट्रो जा रहे हो, रेलवे स्टेशन में वाईफाई लगे हुए हैं, मेट्रो में वाईफाई लगे हुए हैं, तो वो हमारे मैन के अंदर मतलब कि मैन के अंदर आ जाते हैं ऐसे वाईफाई। देन उसके बाद लैन आते हैं। लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया का नेटवर्क का मतलब क्या है, यानी कि आपके जैसे हमारी गली के अंदर क्या हुआ है, वाईफाई लगे हुए हैं, तो अगर ऐसे वाईफाई लगे हुए हैं, ऑफिस में वाईफाई लगे हुए हैं, आप अपने स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, वहाँ पर वाईफाई लगे हुए हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। देन उसके बाद पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी आपके घर में वाईफाई लगा है, आपका खुद का वाईफाई है, ओके, आप अपने हॉटस्पॉट से आपने कनेक्ट किया है वाईफाई, तो वो क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं। अब इनकी रेंज आपको याद रखनी है। पेन की रेंज सबसे कम होती है 10 मीटर तक की, लैन की 10 से 1 किलोमीटर तक की, मैन की 10 किलोमीटर से अबव की, एंड वेन की 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। अब यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें समझ ली, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरी चीज़, जैसे कि आपका IEEE का स्टैंडर्ड पूछा गया था, तो आपको यहाँ पर ये सारे के सारे
स्टैंडर्ड याद रखने हैं कि ये कैसे जनरेशन टू जनरेशन होता है, नहीं है कि जनरेशन यहाँ पर कौन कौन सी जनरेशन आई है, तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है। सबसे पहले 1999 में आया था, देन उसके बाद 2003 में, 2009 में, 2014 में, जैसे जैसे इसमें चेंजेस आए। ओके, तो इसमें क्या आया, सबसे पहले 802.11a, 802.11b, 802.11g आ जाएगा, 802.11n आ गया, एंड देन उसके बाद 802.11ac आ गया। तो ये क्या है, ये हमें मैक्स रेंज कितने तक प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप रेंज याद रख सकते हो कि कितना डाटा जो है वो कितने रेट का मिलेगा। क्या 54 Mbps मिलता है, 11 Mbps है, देन उसके बाद 600 Mbps है, 1 GB का हमें यहाँ पर डाटा रेट मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि आप ये ज़रूर याद रख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में रिपीट करते हुए देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, ये सारे के सारे जो हैं, वाईफाई का नेम है वाईफाई 1, वाईफाई 2, वाईफाई 3, 4, 5, 6, ये जितनी रेंज है ये सारी लेटेस्ट, ओल्ड से लेकर लेटेस्ट वाईफाई के नेम है, जो कि आप याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर अगेन आईसीटी का क्वेश्चन है, और आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेनो स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, आपको स्टोरेज की कैपेसिटी में आपको बताना है, यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक स्टोरेज आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या यहाँ पर सबसे पहले KB आएगा, ऑफकोर्स KB आएगा। ओके, देन उसके बाद क्या आ जाएगा, MB आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, GB आ जाएगा, देन उसके बाद TB आ जाएगा, एंड फिफ्थ पे आ जाएगा PB। ओके, तो ये हमारी करेक्ट क्रोनोलॉजी आ जाएगी। एक बार हम यहाँ पर देख भी लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटा बाइट्स होता है, 1024 बाइट्स है, जिससे कि 1 KB बनती है, और देन उसके बाद 1024 कंटिन्यू रहेगा, KB से 1 MB, 1024 MB से 1 GB, 1024 GB से 1 TB बनती है, TB से PB। ठीक है, तो ये आपकी फुल फॉर्म भी है, तो फुल फॉर्म भी आप लोग याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, C आ जाएगा सबसे पहले, सबसे लास्ट में A आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले C कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सबसे लास्ट में क्या होगा, A आएगा। तो A तो हमारा यहाँ पर नहीं है, ये कट कर देंगे, ये कट कर देंगे, है ना, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, A यहाँ पर है, C भी यहाँ पर है। सेकंड पर C के बाद क्या आ जाएगा, हमारा E आ जाएगा, C के बाद E, यानी ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इन्वायरमेंट से पूछा गया, आपसे पूछा गया इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 Feb है, अप्रैल है, मई है, 16 सितंबर, तो आई थिंक इट्स 22 मई। चलो देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल करेक्ट मैंने आंसर बताया है। ओके, तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ साथ और कौन से डेज़ हैं जो कि आपको याद रखना है, यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं मैंने, जैसे कि आप देख सकते हो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च, पता है 21 मार्च को क्या है, मेरा बर्थडे आता है। वर्ल्ड वाटर डे है 22 को, वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे 10 अप्रैल, अर्थ डे 22 अप्रैल, वर्ल्ड डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी डे 22 में, इन्वायरमेंट डे है, पोल्यूशन डे है, वाइल्ड लाइफ वीक है, वर्ल्ड नेचर डे है, एंड देन उसके बाद वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे है 14 नवंबर। तो ये सारे के सारे भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं, मेक श्योर कि आपको याद हो। ओके, तो फाइनली हमारा UGC नेट का पेपर 1 यहाँ पर फिनिश होता है। तो सी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था DI के क्वेश्चन और मैथ्स वाले क्वेश्चन को हटाकर हम सारे के सारे क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस विद कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया है, मेरा सर दर्द हो गया समझाकर, तो आई होप कि आप सभी को अच्छे लगे होंगे। आई होप कि आपको ये जो मेरी मेहनत है, जो मेरे एफर्ट्स मैं आप लोगों के लिए पुट कर रही हूँ, ये आई होप कि आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, कंसेप्ट को समझने में आपको मज़ा आ रहा होगा। काफ़ी इजी तरीके से मैंने यहाँ पर समझाया। तो सबसे पहले तो नीचे एक बार यार मेरी मेहनत के लिए तो बनता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको कैसी लगी क्लास, क्योंकि जब भी आप कमेंट करते हो तो इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँ। तो मेक श्योर कि नीचे कॉमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर दो इसको, जो
जो भी आपका नेट का ग्रुप है जहाँ पर दूसरे बच्चे जो परेशान होकर ढूंढते रहते हैं कि कोई अच्छी वीडियो मिल जाए, तो उनके साथ शेयर कर दो। इसके साथ जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूँगी, तो मेक श्योर कि आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करो। स्कैन कर लेना, सिंपली आप फॉलो कर पाओगे। इसके साथ ही मैंने आपसे बोला कि आप मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर फॉलो कर दो। तो ये मेरा सेकंड चैनल है जहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो मुझे, और इस चैनल पर आपको मैं मेरी व्लॉग्स डालूंगी और वीडियोस वगैरह जो भी आप पूछते रहते हो क्वेश्चंस, तो वो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये चैनल भी मेक श्योर कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड तक ये वीडियो देखने के लिए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दो कि आपको क्या ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ऐसी वीडियो आपको देखनी है, या फिर आपको टॉपिक वाइज वीडियो। टॉपिक वाइज तो खैर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो आई थिंक ये दिस इज़ समथिंग, ये एक ऐसी वीडियो है जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन।